नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। अमेरिका में जैक्सन होल की बैठक से पहले बाजार में कंसोलिडेशन का मूड देखने को मिला। अच्छी करेक्शन के बाद थोड़ी स्मार्ट रिकवरी भी आई। नेस्डैक डाउ में गिरावट देखने को मिलेगी, फिर भी हम उस हिसाब से नहीं गिरे बिल्कुल भी। एफआईज और डोमेस्टिक फंड का सपोर्ट मिलता हुआ दिखा। कल के आंकड़े हम लोगों ने आपके साथ साझा किए थे। आज अगर आप देखें तो मतलब 6 दिनों के बाद प्रॉफिट बुकिंग के आसार बने थे, लेकिन 24,770 के लेवल से बाजार वापस घूम गया। पिछले कई सेशन से बाजार ऊपरी स्तरों से दबाव के बाद भी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि निफ्टी जो पूरे सेशन के दौरान देखें तो निफ्टी के कामकाज का दायरा जो है वो थोड़ा सिकुड़ता हुआ दिखा है। वहीं बैंक निफ्टी को देखें तो हल्की गिरावट देखने को मिली। 51,000 के लेवल को सस्टेन करने में कामयाब नहीं हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50,933 के लेवल पे आता हुआ बंद हुआ है। इंडिया विक्स आज 4% मजबूत हुआ। इस पूरे हफ्ते में जहां आप देखें स्मॉल कैप, एक दिन स्मॉल कैप चला, एक दिन मिड कैप चला, वहीं आज ये दोनों जो थे एकदम ठंडे रहे, इनका कोई सपोर्ट नहीं मिला। एडवांस डिक्लाइन का रेशो देखें तो गिरने वाले शेयर ज़्यादा रहे। यहाँ पर ऑटो और पावर सेक्टर ने हरे निशान में कामकाज करते हुए दिखे। जो सपोर्ट थोड़ा बहुत मिला तो इन्हीं के दम पे ये सपोर्ट मिला। वहीं आईटी, रियलिटी, मीडिया, पीएसयू बैंक सब में दबाव देखने को मिला। अगर आप लूजर्स और गेनर्स की बात करें तो बजाज ऑटो, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, रिलायंस इंडस्ट्रीज में ये टॉप गेनर्स रहे। ओएनजीसी, एनटीपीसी, इन्फोसिस और इंडसइंड बैंक जैसे ये जो स्टॉक थे टॉप लूजर के तौर पर उभरे हैं। अगर डेरिवेटिव्स के नज़रिए से समझा जाए तो 24,800 की पुट पर 36 लाख शेयर और वहीं सेम 24,800 की कॉल पर भी करीब 29 लाख शेयर हैं। मामला काफ़ी करीब का है यहाँ पर। अब इस पूरे बाजार में क्या स्थिति रह सकती है, आगे का नज़रिया क्या है, सोमवार को कैसे बाजार खुल सकते हैं, कब नया हाई लगेगा, तो सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान है दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह जी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे, बाजार आज की बात करें तो एकदम ठंडा नज़र आया सर। इस पूरे हफ्ते में हरे निशान में कारोबार करता हुआ दिखा। यहाँ पर आप इस पूरे बाजार को सर कैसे देख रहे हैं? देखिए हर्ष जी, अगर पूरे डेटा को यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो काफी हद तक मार्केट एक रेंज बाउंड दायरे में ही रहा, लेकिन थोड़ा सा बुलिश टोन यानी हरा रंग थोड़ा सा चढ़ता हुआ सा ही नजर आ रहा है। अभी के लेवल्स को अगर फोकस करें और अगले हफ्ते के ट्रेड को देखें तो इवेंट के साथ भी यहाँ पर डिस्काउंट जो होगा वो बाइंग बायसनेस थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा डिस्काउंट हो सकती है। और खास तौर से निफ्टी के एक बार 24,950 के आंकड़े को छू पाना काफी आसान लग रहा है। दूसरी तरफ है बैंक निफ्टी में भी अगर देखें तो यहाँ पर एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम बना है। 51,500 तक के लेवल नेक्स्ट वीक तक में आपको छूते हुए नजर आ सकते हैं। रही बात अगर गिरावट की करें, अगर मान लीजिए कि हम मान के चलते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट होती भी है तो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होगी। वापस से रिकवरी के साइन यहाँ पर दिखाई देते हुए नजर आएंगे। और जो मेजर मंदी है खास तौर से निफ्टी के लेवल्स को देखें तो अब आपको निफ्टी के लेवल में 24,780 के नीचे का क्लोजिंग आने के बाद ही यहाँ पर आपको मंदी के संकेत दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी में 50,700 के नीचे आने के बाद ही यहाँ पर मंदी के संकेत होंगे। तब तक अभी मार्केट थोड़ा बुलिश बट बहुत बड़ा कुछ मूव आने के चांसेस कम। थीटा डिके यहाँ पर ज्यादा अच्छा गेन होता हुआ नजर आए। ठीक है, थीटा डिके की वजह से ही वही सुस्ती हुई, इस हिसाब से चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले कुछ हफ्तों से देखें तो बहुत सारे शेयरों में करेक्शन मोड देखने को मिला है। दुनिया के बाजार बेहतर रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, शायद इसलिए एफआईज का इन्फ्लो इतना आता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या अब हमारे वैल्यूएशन सस्ते हो गए हैं बाजार के? देखिए वैल्यूएशन तो सस्ते नहीं हुए, लेकिन हर सी वैल्यूएशन का बेस यहाँ पर जरूर बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप एक नॉर्मल अगर आप स्टॉक को देखें तो आप कहेंगे कि 7, 8 या 10 के पी पे ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेक्टर के हिसाब से देखें तो 30 का पी भी यहाँ पर सस्ता लग सकता है और 7 का पी भी महंगा लग सकता है। तो ओवरऑल कहने की बात यह है कि मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो एक सेक्टर और एक रोटेशन के हिसाब से देखें तो अलग अलग स्टॉक के बिहेवियर पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन हाँ ये जरूर है, जैसे आपने देखा होगा कि इस पूरे वीक में मिड कैप, स्मॉल कैप और ने लार्ज कैप को वापस से जो है वो ओवर परफॉर्म किया।
ज्यादा तेजी से रिटर्न निकलते हुए नजर आए, जहां पर डिप्रेशन का माहौल था वहां बाउंस बैक के संकेत बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से अगला हफ्ता भी कुछ ऐसा ही आपको नजर आएगा, यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ी ज्यादा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। अच्छा सर, आपने संकेतों की बात की तो मुझे एक बार बात बताइए सर, बैंक निफ्टी को लेकर यहाँ पे क्या स्थिति दिख रही है, क्योंकि इस तरह के संकेत बनते हुए दिख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक में एक अच्छी तेजी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, कि सपोर्ट मिलता हुआ बाजार को दिख सकता है। आपका क्या मानना है यहाँ पर? तो देखिए हर्ष जी, मैं आपके सवाल को दो तरीके से लेता हूं। पहला, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बैंकिंग सेक्टर में क्या तेजी के माहौल घूम फिर के बन सकता है, नहीं बन सकता। देखिए, तेजी बने नहीं बने, लेकिन मंदी नहीं बनेगी, ये मैं जरूर श्योर यहाँ पर कह सकता हूँ, क्योंकि उसके संकेत यहाँ पर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। खास तौर से दिग्गज बैंकों को देखते हैं, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सब के सिनेरियोज इस हिसाब से डेवलप हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत लंबी मंदी संकेत नहीं दिखाई देंगे। हाँ, बुलिश टोन में भी आपको थोड़ा सा ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेयरिशनेस तो नहीं, लेकिन बुलिश टोन यहाँ पर थोड़ा हावी रह सकता है। और छोटे मजोले, जैसे आप देखिए एसबीआई ने 780 का लेवल देखने के बाद वापस अपवर्ड ट्रेंड दिखा दिया। अब आईसीआईसी बैंक 1100 के आसपास आके वापस से रिवर्स हो गया। तो अभी ऊपरी संकेत यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी रैली तो नहीं, लेकिन यहाँ पर छोटी मोटी रैली आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है सर, छोटी मोटी रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन कोई खतरा उतरा तो नहीं है ना सर बाजार में अब? देखिए, जब हर चीज, मजेदार बात तो ये है कि पिछले 3 वीक पहले और 4 वीक पहले अगर आप सोशल मीडिया को खंगालेंगे तो आपको लगेगा कि बाजार बहुत ओवरबॉट हो गया, सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ गिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन हमारे बाजार की एक कमाल की बात यह है कि एक सेक्टर गिरता है, दूसरा संभाल लेता है, दूसरा गिरता है, तीसरा संभाल लेता है, तीसरा गिरता है, चौथा संभाल लेता है। तो मार्केट को संभलने की आदत पड़ चुकी है। बिल्कुल सर, सेक्टोरल रोटेशन हम लोग देख ही रहे हैं, लगातार ये होता हुआ दिख रहा है बाजार में। और जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप रोज़ाना 3:35 के आसपास आप जुड़िए, हम आपके सवालों के जवाब लेते हैं। आपको बाजार के नज़रिए, देश के जो दिग्गज रवि सर जैसे मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं और आपको बाजार का नज़रिया समझाने की कोशिश करते हैं, आगे की रणनीति बनाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। अच्छा सर, कुछ 1-2 सवाल मैं स्टॉक स्पेसिफिक लूँगा और फिर हम लोग जो हमारे व्यूअर्स के सवाल हैं वो लेते हैं। देखिए कमेंट आने शुरू हो गए, लव यू रवि सर, इस तरह के कमेंट आ रहे हैं आपके लिए। तो सबसे पहले मैं 1-2 सवाल पूछ लेता हूँ, फिर मैं उसके बाद आपसे चर्चा करता हूँ इन जो हमारे व्यूअर्स के जो सवाल आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ब्यूटी एंड केयर वाली जो कंपनी है यहाँ पे, नायका की मैं बात करना चाह रहा हूँ। आज शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है और 5 दिनों में 16% तक ये भागता हुआ दिखा है। कंपनी टर्न अराउंड कब करेगी, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है। प्रॉफिटेबल कब होगी? जब तक ब्रेक इवन नहीं होगी क्या तब तक निवेश नहीं करना चाहिए, या फिर अभी नहीं किया तो फिर गाड़ी छूट जाएगी? क्या करना चाहिए सर यहाँ पर? हर्ष जी, आप बहुत क्लेवर हैं, क्योंकि आप किसी भी मौके को छोड़ते नहीं है। लेकिन मैं इसमें एक और चौका लगा देता हूँ। तो नासा और नाइका, इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें, मुझे लगता है कि स्टोरी ओवर यहाँ पर रिएक्ट कर रही है। मौका देखिए, मौका देख के निकलने की कोशिश करिए। प्रॉफिट मिलता है तो जरूर बुक करिए। 16% का प्रॉफिट अगर आया है, 16% की रैली देखने को मिली है, तो ओवरऑल अब स्टॉक थोड़ा सा थकता हुआ सा नजर आएगा। 235 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर पाना मुश्किल है। तो मौका यही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल बहुत अच्छे स्ट्रांग नहीं है, तो मोमेंट्री फायदे में हमेशा निकलने की सोचनी चाहिए। लोग यहीं पर आकर हर चीज फंस जाते हैं कि जब तेजी आती है तो वो वहां पर चढ़ जाते हैं और फिर पता चलता है अगले 3-6 महीने तक मंदी का दौर देखने को मिलता है और आप थक जाते हैं। तो ये मौका आपके निकलने के लिए ज्यादा बेटर है, इशारों में। ठीक है सर, निकल जाना चाहिए इशारों में, ये चीज़ सर ने यहाँ पे साफ तौर पे बता दिया। अब सवाल जब सिलसिला शुरू करते हैं कि मेरे पास सवाल है, अगर मैं पूछूंगा तो फिर मैं औरों के सवाल हम लोग नहीं ले पाएंगे। सर अच्छा, अविनाश शर्मा जी का एक सवाल है सर, यहाँ पे सेल को लेकर पूछना चाह रहे हैं। 140 की बाइंग प्राइस है इनकी, 205 शेयर खरीदे इन्होंने। एवरेज करें, इनका एवरेज कर सकते हैं, आपसे सवाल है। और 3 महीने का इनका नज़रिया है सर। देखिए, 3 महीने में 3 स्टॉक बता देता हूँ। सेल, टाटा स्टील, इनको आप, और नेशनल एल्युमिनियम, इनको सेल करने की गलती मत करिए, रखिए। थोड़ा परेशान करेंगे, लेकिन आपको जब रिटर्न देंगे तो आपको छप्पर फाड़ रिटर्न मिलेंगे। इसलिए आप इन तीनों स्टॉक्स में अपना पार्शियल जो निवेश है उन लोगों को बना कर रखें। और इनके माध्यम से मैं और लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि टाटा स्टील और सेल और नेशनल एल्युमिनियम, इनको अपने बाइंग पोजीशन पे जरूर रखें। ठीक है सर, सेल, टाटा स्टील और नेशनल एल्यूमिनियम, ये यहाँ पर आपकी पिक्स हैं जो 3 महीने की आपसे यहाँ पे सलाह दे रहे हैं। ठीक है सर, इसके अलावा दिलदार जी का एक सवाल है, इनके पास CESC
के 55 शेयर्स है सर 132 के भाव में, क्या करने की सलाह रहेगी सर? देखिए 132 पे लिया है और 190 चल रहा है, 205 रुपए के आसपास आके थोड़ा थकता हुआ सा नजर आएगा। अगर प्रॉफिट बुक करना है तो 40% प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 180 का डाल लें, उसके नीचे का क्लोज आता है तो फिर दूसरे स्टॉक पे स्विच कर जाए, पैसा बाहर निकाल लें, थोड़ा ठहरे, समय दें और नए स्टॉक को लें। नए स्टॉक को लें। अच्छा सर, एक निखिल जी का यहाँ पे सवाल है नेस्ले इंडिया को लेकर सर। इन्होंने 2528 के भाव पे खरीदारी करी है। अब ये पूछे सर क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए, इंतज़ार करूँ या फिर और ख़रीदना चाहिए? देखिए फिलहाल तो मैं ये कहूँ कि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी धीरे धीरे चलती है, बहुत ज्यादा कुछ अग्रेसिव रिटर्न्स इन कंपनीज में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। और इस समय के फंडामेंटल फैक्टर को देखो तो मुझे 2350 और 2400 के बीच में थोड़ा वैल्यू दिखाई देती है, लेकिन जो वैल्यू है वो 2650 और 2680 पे आके थकती हुई सी नजर आती है। तो आप लेवल्स फॉलो करें और थोड़ा सा मुनाफा वसूली करने की तैयारी करें। ठीक है सर। एक सवाल सर यहाँ पे कमलेश जी का है। मैं चर्चा कर ही रहा था, हमारे यहाँ पर दीपक सर हैं, उनके साथ हम इस स्टॉक की चर्चा कर रहे थे टेस्टी बाइट्स को लेकर। तो टेस्टी बाइट को लेकर इनका सवाल है और ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कैसा सर बिजनेस रहेगा आपके हिसाब से, क्या है? क्योंकि कई तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 30,000 के लेवल पे भी जाएगा। आपका क्या मानना है सर यहाँ पर? देखिए कुछ चीजों को मैं हमेशा हर जी कहता हूँ कि उन पे आप इन्वेस्टमेंट मत करिए, लेकिन उसका सारा डिस्काउंट का मजा लीजिए, होटल एंजॉय करिए या फिर आप रेस्टोरेंट एंजॉय करिए। तो समझ गए हैं, फिलहाल जी निवेश के हिसाब से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है सर, यानी यहाँ पर थोड़ा सा दूरी बना के रखने की सलाह रवि सर यहाँ पर दे रहे हैं। अच्छा सर, एक रिटेल निवेशक को एक पसंदीदा स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। ओम प्रकाश जी का सवाल है सर। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पूरा ग्रुप बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है, ना सिर्फ इस यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ, बहुत जगहों पर यहाँ पर, चाहे आप हिंडाल्को की बात करें पेंट्स में और भी कई जगह पर। सर आपका क्या नज़रिया यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को लेकर? इन्होंने 5,000 शेयर लिए हैं 17 रुपये के भाव पे, होल्ड करना चाहिए इनको लॉन्ग टर्म के हिसाब से? देखिए आप हर से आपको एक खास बात आज आपके चैनल पे बताता हूँ, इस स्टॉक को आप चाहे कितना कह दीजिए निकल जाइए, कोई नहीं निकलेगा, दोबारा आएगा फिर ले लेंगे। तो मैंने अपनी राय थोड़ी बदल ली है। बस मैंने ये अच्छा। करा है कि कहाँ पर क्या करना चाहिए उसको थोड़ा ध्यान रखें, उसी के बीच में प्रॉफिट निकालने की कोशिश करें। पहला 15-16 रुपए के आसपास आता है तो बाय करने की हमेशा बिट डाल के रखिए, वापस से 18 रुपए 50 पैसे 19 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इस बीच में आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अग्रेसिव ऐसा नहीं करिए कि पूरा फंड लगा दीजिए। जो एक्स्ट्रा फंड है जिसमें कि आपका अगर पैसा फंसता है 6 महीने तक आप फंस जाएं और कोई दिक्कत नहीं हो, उस तरीके के फंड को यहाँ पर यूटिलाइज करें। फिलहाल अभी बने रहिए, लेकिन प्रॉफिट बुक करने का भी लेवल ढूंढिए, नीचे फिर मिलेगा, ऊपर फिर बेचेंगे। तो इस तरीके की एक्टिविटी से आप अपने रिटर्न्स को काफी बढ़ा सकते हैं और 16-17 रुपए पे थोड़ा अट्रैक्शन भी ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल वही वाली बात कह दी। जो जैसे यस बैंक के जो निवेशक होते हैं वो 13, 14, 15 के भाव पे जाता था, खरीदते थे, फिर वो 23, 24 पे जाता था, फिर बेचते थे, फिर वापस नीचे आता था, फिर खरीदते थे। तो यही सिस्टम चलता हमने देखा है यस बैंक में। तो सर यस बैंक और जी जेपी पावर भी अगर आपको याद हो तो वो भी कुछ ऐसा ही हालात जी दिखाता रहता बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। इसके अलावा सर एक सवाल यहाँ पर आया हुआ है राहुल जी का। इनके पास इंडियन ओवरसीज़ बैंक के स्टॉक है, करीब करीब 100 शेयर्स है, 60 रुपये की खरीदारी इन्होंने, जो लेवल है 60 रुपये में खरीदा है इन्होंने। सर अच्छा खासा 6 महीने के अंदर काफ़ी टूटा है ये स्टॉक और 1 महीने में भी टूटता हुआ दिखा है, अभी 62 के भाव पर है, क्या करना चाहिए सर? देखिए वैसे तो बने रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको रिस्क लगता है, आपको लगता है कि मैं चाल बदल लूं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक है इंडियन मर्चेंट बैंक आईएनडी बैंक, दूसरा है पीएसबी पंजाब एंड सिंध में। चाहे तो चाल बदल लीजिए, नहीं तो बने भी रहेंगे तो ऐसा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। ठीक है सर। सर अशोक जी का सवाल है गार्डन रीच शिपिंग इंजीनियरिंग करके इंजीनियर्स के ऊपर, ये पूछिए ये स्टॉक क्या और नीचे जाएगा? देखिए जब कंट्रोवर्सी हो और जब चीजें उथल पुथल कर रही हो तो थोड़ा सा पैनिक क्रिएट जरूर होता है, लेकिन फंडामेंटल पे ध्यान रखिए। इस स्टॉक को 1650 के नीचे के चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन अब अपसाइड थोड़ा कैप हुआ है और वो 1850 और 1900 के बीच में जूझता हुआ सा नजर आएगा। लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पे खतरा नहीं है इस तरीके के स्टॉक्स पे। अगर आप बने हैं तो
समय देकर बने रह सकते हैं। और अगर आप वो पेन नहीं देखना चाहते, वो डिप नहीं देखना चाहते, डिप्रेशन नहीं लेना चाहते, तो बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें स्विच कर सकते हैं, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। अदरवाइज 1880 के आसपास के लेवल्स या फिर 1850 के लेवल्स के लिए बने रह सकते हैं। बिल्कुल, डिफेंस स्टॉक एकदम रडार पर है। कल से जब से हमारे देश के रक्षा मंत्री अमेरिका के दौरे पर हैं, HAL, BEL, ये तमाम स्टॉक्स जो हैं वो ये हम लोग देख रहे हैं, उस पर चर्चा होती हुई दिख रही है। अच्छा सर, नागेश्वर ठाकुर जी का सवाल है, ये एक और रिटेल निवेशकों का पसंदीदा स्टॉक है सुजलॉन। सर इन्होंने 79 के भाव पर लिया हुआ है, नेक्स्ट टारगेट आपसे जानना चाह रहे हैं सर। 95 और 98 रुपीज तक बने रहिए। और मैं लेकिन आपके माध्यम से ही मैं ये भी कहूंगा कि नए इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर अभी मत सोचिए, जितना खरीद रखा है उतना ही बहुत है, तो ये रखिए। और आपने अभी HAL की विंडो चलाई थी, वैसे बिना HAL के आपका प्रोग्राम शायद कंप्लीट नहीं होगा। जी बिल्कुल। एक पूरी यहाँ पर जरूर देखिए कि जब भी हमारे प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर, खासतौर से प्रधानमंत्री जी जब बाहर जाते हैं, तो डिफेंस और रेलवे के स्टॉक्स में आग लगनी शुरू हो जाती है, बॉटम आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो बस साथ दीजिए, साथ रहिए, बने रहिए। जो आपको नुकसान आ रहे हैं वो भी रिकवर होंगे और आपको प्रॉफिट भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है सर, ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बताई। सर के साथ एक ये चीज़ है कि सर कॉम्प्लीमेंट्री आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं व्यूअर्स को, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। इसके अलावा सर एक सवाल और है यहाँ पर, मिस्टर पटेल का सवाल है। सुजल जी, हमने नायका के ऊपर चर्चा कर लिया, आप चाहे तो रिवाइंड करके देख सकते हैं। पटेल जी का सवाल सर आर पावर के बारे में। देखिए आज सबको पता है कि जो सेबी की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है, अनिल अंबानी पे 25 करोड़ का यहाँ पे जुर्माना लगाया गया, 5 साल के लिए यहाँ पे बैन भी लगाया गया यहाँ पे मार्केट्स में, क्योंकि फंड डाइवर्जन को लेके आरोप लगे हैं सर। रिलायंस पावर हो गया, रिलायंस इंफ्रा हो गया, हाउसिंग हो गई, तमाम काउंटर्स जो हैं इस पर भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर किस तरीके की रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि देखिए रिटेल निवेशक तो मानते नहीं हैं, आप जानते हैं अच्छे से, वो अपने हिसाब से ही चलते हैं। तो आपके हिसाब से सर क्या करना चाहिए यहाँ पर? हर्षित, मैं बिल्कुल आपसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, यस बैंक की चर्चा करी हमने, आइडिया फोन की चर्चा जी करी, जेपी की करी, यही एक पावर छूट गया था, वही मुझे याद नहीं आ रहा था। इन तो फिर निकलता नहीं आदमी कि कुछ भी कर लीजिए। लेकिन मेरी मानिए, 32 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अगर जी 32 टूटा तो मैं भी यही हूँ, हम भी यही है, शो भी यही है। ये आपको 25 और 28 रुपए पे मिलेगा। मिलेगा तो ले लीजिएगा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, रहने दीजिए, प्रॉफिट तो चल ही रहा है। अप साइड में कहा 38 रुपए पे आकर वैसे भी ये थकने वाला था, जो कि थकावट इसने वहां पर दिखा दी। अगर आप पीछे प्रोग्राम देखेंगे, कई प्रोग्राम में मैंने सजेस्ट किया 38 तक अभी जाएगा, वहीं से थकता हुआ नजर आया। तो लेवल्स ध्यान रखिए, स्टॉक से प्यार मत करिए, प्यार करिए अपने प्रॉफिट से, और जिस पे से मिल सके उससे निकालिए। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत अच्छी बात बता दी व्यूअर्स को, और इस चीज़ को रवि सर की आप बात को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा सर मोहम्मद फैज़ल का एक सवाल है TPL प्लास्टिक के ऊपर, 115 के भाव पे उन्होंने खरीदारी करी है, शॉर्ट टर्म का नज़रिया आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो प्लास्टिक इंडस्ट्री के स्टॉक्स में काफी अग्रेशन देखने को तो जरूर मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से लो लिक्विडिटी स्टॉक्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतर नहीं है। एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, आपके रेट से ऊपर चल रहा है, मुझे लगता है एक बार एग्जिट करना चाहिए। एग्जिट करना चाहिए। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल मेरा भी है, यहाँ पर आपसे मैं सुनना चाह रहा हूँ कि JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है सर, TVS मोटर और बजाज ऑटो में वो काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं यहाँ पर, और उनकी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो 4 व्हीलर्स हैं उसमें ज़्यादा कंपैरेटिवली 2 व्हीलर्स में उनको ज़्यादा परफॉर्मेंस बेहतर होती हुई दिख सकती है, ग्रोथ जो है वो 2 व्हीलर में ज़्यादा आती हुई दिख सकती है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। और खासकर उन्होंने ये भी कहा है कि जो EV की चर्चा चल रही है उस हिसाब से वो सबड्यू रह सकती है, बहुत ज़्यादा उसमें उनको गुंजाइश दिख नहीं रही है। आपका क्या नज़रिया है सर, अगर आप भी क्या 2 व्हीलर को लेकर ज़्यादा बुलिश हैं कंपैरेटिवली 4 व्हीलर के मुकाबले? देखिए, जिस हिसाब से 4 व्हीलर गाड़ियां बढ़ी हैं और लोगों का रुझान जो है वो थोड़ा सा चेंज होकर के अब 2 व्हीलर की तरफ जा रहा है, क्योंकि लोग ट्रैफिक और इन चीजों से छोटी छोटी जगहों पे बहुत परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। सेल्स के हिसाब से देखें तो ग्रोथ के हिसाब से 2 व्हीलर सेल्स ज्यादा आपको अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन मेरा यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्टरी थोड़ा सा है। मैं अगले 1-2 महीने तक अभी फिलहाल ऑटो सेक्टर में बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। प्रॉफिट नहीं निकालने को कह रहा, लेकिन ये है कि मैं अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट से बचने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो अभी वाद विवाद चल रहे हैं खासतौर से डीलर और कंपनी ओनर के बीच में, उन सब का साफ साफ है कि कहीं ना कहीं से इन्वेंट्री का एक प्रेशर आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो 1-2 महीने में जो ये अभी
थोड़ी सी बुलिशनेस दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं से वाइप आउट होती हुई नजर आएगी। तो बेटर है कि आप 40-50%, मेरी बात अगर माने तो 40-50% प्रॉफिट बुक कर लें। 10 से 15% के करेक्शन आए फिर चढ़ जाइए, कोई रुकावट नहीं है, मार्केट यही है, आप भी यही है। थोड़े बहुत प्रॉफिट लेना ज्यादा अच्छी बात है, और अगर नया निवेश की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए। अच्छा, नए निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। अच्छा सर, आपने एचएल की बात की थी, एक इसमें बस छोटा सा एक चीज़ जोड़ना चाह रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये जी का सवाल है, क्या इसमें ये कह रहे हैं कि अभी जो प्राइस चल रहा है उसमें क्या एचएल ऐड कर सकते हैं इस रेंज में? देखिए, किसी को भी एचएएल को अगर ऐड करना है तो आप रेंज रख लीजिए। मैं आपके सामने करंट लेवल हो या 4500 के भाव, इन दोनों, इन 300 के पॉइंट पे ऐड ऑन करते रहिए। लेकिन अगर आपका विजन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का है तो बिल्कुल ऐड मत करिए। लेकिन अगर आपका 1 साल में मल्टी बैगर रिटर्न पाने का मौका है तो बिल्कुल ऐड करिए। ये लेवल भी आपको छोटे नजर आएंगे। ठीक है सर, ये आपने बहुत अच्छे से हमारे व्यूअर को एक्सप्लेन कर दिया। जो कन्फ्यूजन होगी मेरे ख्याल से वो दूर जाती हुई दिख रही होगी। अब किशोर जी का एक सवाल है सर, गांधार ऑयल के ऊपर। सर लिस्टिंग के बाद से मतलब बहुत कुछ कर नहीं पाया ये स्टॉक सर। 700 शेयर्स इन लोगों ने जो जो किशोर जी उन्होंने ले रखे हैं, क्या करने की सलाह रहेगी सर? किशोर जी ने किस रेट पर ले रखा है कुछ? सर ये भी नहीं दिया है उन्होंने। किशोर जी आप एक बार जानकारी डालेंगे तो हम लोग सर से दोबारा इस क्वेश्चन को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसके अलावा सर तापेश जी का सवाल है जोमेटो को लेकर। सर फ्रेश एंट्री ली जा सकती है जोमेटो में? देखिए, जोमेटो में वैसे फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। लेकिन गांधार ऑयल पे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनको ये कहूंगा, आप अपनी पोजीशन गेल में शिफ्ट कर लें या आईओसी में शिफ्ट कर लें, तो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। जहां तक जोमेटो की बात है, 240 का वेट करिए, आएगा तो खरीदेंगे। तब तक अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए। और यहाँ पर हर्ष है, उसको तंग करते रहिए। जितना तंग करेंगे, जितना आप परेशान करेंगे, उतने अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उतनी बार आपको अपडेट मिलेंगे। अच्छा सर, यहाँ पर आपने जब जिक्र छेड़ा है तो एक चीज़ गेल के बारे में बताइए सर। गेल पे क्या नज़रिया है आपका? देखिए, मैं गेल पे 2030 तक के लिए यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न की उम्मीद करता हूं। और गेल के साथ में आपको मैं बताऊं तो कुछ स्टॉक्स पे ध्यान रखिए। गेल, लिखिता, सूर्या रोशनी और आईओसी, आपके आईजीएल और पीएनजी, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें की बड़े रिटर्न्स आपको 2030 तक में मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये पूरे मार्केट में आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। फंडामेंटल के ऊपर हम लोग इसके ऊपर एक बड़ी चर्चा रखेंगे। वाह सर, आपने तो ये जो व्यूअर्स हैं उनको एकदम मतलब उन खुशी दे दी एकदम। आपसे एक स्टॉक के बारे में चर्चा की आपने, बैक टू बैक 3-4 स्टॉक बता दिए उनको और मल्टी बैगर स्टोरी बता दी यहाँ पर। इसके अलावा सर और भी हमारे पास सवाल आ रहे हैं यहाँ पे। एक ओम प्रकाश जी लिख रहे हैं, रवि जी लव यू सर। आपके व्यूअर्स जो आपके चाहने वाले आपको प्यार दे रहे हैं सर यहाँ पर। एक आमिर जी का सर, मोना बत्रा का सवाल है सर एलआईसी को लेकर। सर 1190 पर इन्होंने लिया हुआ है, आप किस प्राइस पर एवरेज करें यहाँ पर? सर कभी कभी सुन लिया करें एलआईसी, आईआरसीटीसी, फिर से आप कहेंगे मैं बोनस ही दे रहा हूं। इन स्टॉक्स पे अभी बाइंग का कोई मोमेंटम नहीं, ना कोई एवरेज करने का, ना रखने का। एलआईसी से शिफ्ट होकर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ले लीजिए, ज्यादा अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा, आपके लॉस को भी रिकवर करा देगा और जो रिटर्न की उम्मीद है वो दिख जाएगा। लेकिन एलआईसी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं। 950 के आसपास के आने के संकेत है। अच्छा सर, एक पीहू जी का सवाल है हमें टाटा स्टील को लेकर। इन्होंने 1000 रुपये के भाव पे ख़रीदारी करी है और जो जियो फाइनेंस है इन्होंने करीब करीब 365 के भाव पे यहाँ पे ख़रीदारी करी है। क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, मैंने अभी टाटा स्टील बताया था 185 का टारगेट है, लेकिन कम से कम 3 से 6 महीने का। जियो 325 पे बिल्कुल खरीदारी करिए, मौका मत छोड़िए। अप साइड वापस से 380 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। आपके लिए मौका अच्छा है कि ये डिप पर मिल रहा है, एवरेज कर लीजिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी धीरे धीरे आपको परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। परफॉर्म करती हुई नज़र आएगी। सर यहाँ पे डीबी रियलिटी पर आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया क्या है? सागर जी का एक सवाल है, पिछले 6 महीने में तो इसने करीब 25 से 30% नेगेटिव रिटर्न दिया है। जितनी जल्दी हाथ जोड़ लेंगे बच जाएंगे, जितना दिन रहेंगे उतना परेशान होते रहेंगे। और डीबी रियल्टी के अलावा, इनफैक्ट मैंने पहले भी कमेंट दिया है, शायद हर्ष जी आपको याद हो, पिछले जी 2-1 महीने से मैं यही कह रहा हूं कि बजट के बाद से कि रियल्टी काउंटर से आने वाले 1 साल तो अभी दूरी बनाकर रखिए। जरूरत पड़ी तो 3 साल दूरी बनानी पड़ेगी। अच्छा, ज़रूरत पड़े तो 3 साल की दूरी बना, बड़ी बात कह रहे हैं सर यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए यहाँ पे व्यूअर्स।
अब सर सोमवार के लिए आपको क्या स्थिति दिख रही है? एक चीज़ मुझे हम लोगों को, हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि जो चर्चा जिस तरीके से चल रही थी अगस्त महीने में बाज़ार अपना एक नया हाई लगा सकता है, यहाँ पे 25,078 के जो लेवल्स हैं उनको ब्रेक करता हुआ दिख सकता है, वो बनते दिख रहे हैं आपको अगले हफ्ते? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि 24,950 की क्षमता तो मार्केट यहाँ पर दिखा रहा है। और अगला हफ्ता खास तौर से अगले 2 दिन जो है वो थोड़े से बुलिशनेस रहेंगे, लेकिन बहुत बड़े मूव आने के यहाँ पर चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 1-2 हफ्ते अभी थोड़े से साइडवेज पर बुलिश टोन आपको दिखाई दे सकते हैं। अच्छा, बुलिश टोन दिख सकती है। और सर बैंक निफ्टी में फिर क्या किया जाए? ये भी बहुत दिन से हम लोग देख रहे हैं एकदम ठंडा है, हफ्ते में 1 या 2 दिन ये थोड़ी बहुत बेहतर स्थिति में आता है, लेकिन बाकी टाटा फिर स्थिति ही रहती है इसकी भी। थीटा डीके, इसीलिए मैंने कहा जो ऑप्शन ट्रेडर है वो थीटा डीके का फायदा उठाए। टाइम डीके यहाँ पर जा रहा है, 1-2 हफ्ते तक साइडवेज रेंज रहेगी, वॉलेटिलिटी लो होगी, तो आपको दूर के ऑप्शन यानी आउट ऑफ द मनी के कॉल और पुट ऑप्शन सेल करके चल सकते हैं। कॉल साइड पे 51,500 और पुट साइड पे अगर जाते हैं तो यहाँ पर 50,700, 50,600, 50,500 इनकी पुट को सेल करके आप चल सकते हैं। आप टाइम वैल्यू आप सुबह मॉर्निंग में करेंगे, शाम तक आपको प्रॉफिट मिलेगा, बुक करते चलिए। और ऑप्शन ट्रेड में थोड़ा रिस्क होता जरूर है, लेकिन एक स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी मिलती जाएगी। ठीक है सर, आपके 5 मिनट और लेंगे हम, क्योंकि सवाल जवाब आते हैं तो सवालों का सिलसिला एकदम बढ़ता चला जाता है, तो 2-3 सवाल और ऐड करूंगा बस मैं, फिर हम लोग आपसे इजाज़त चाहेंगे सर। क्योंकि यहाँ पर राहुल जी का एक सवाल आया है सर मारुति को लेकर। सर हम लोग देख रहे हैं मारुति जो है काफ़ी पिछले कुछ दिनों में अच्छा रनअप देखने को मिला। मैं पढ़ भी रहा था कि कंपनी अब जो सीएनजी को लेकर और ज़्यादा एक्सपेंशन मोड पर है। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें, मैंने ये भी देखी कि मतलब इस क्वार्टर में करीब करीब 1.5 लाख कारें सीएनजी की बेची है कंपनी ने। आगे अब और भी कुछ चीज़ों पे यहाँ पे काम कर रही है। सर आपका क्या नज़रिया है मारुति को लेकर? किस तरीके से आगे के आपको लगता है कि स्टॉक में और कैलिबर या अपसाइड आता हुआ दिख सकता है? देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मुझे ऑटो कंपनीज में वैसे बहुत बेहतर व्यू दिखाई देता है, लेकिन मैंने अभी जैसे बताया कि 1-2 हफ्ते या 1-2 महीने के हिसाब से थोड़ा डिप्रेशन का माहौल यहाँ पर देखने को मिल सकता है, इसलिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पे आपने रखा है कि आपको 3 साल 5 साल या फिर आपने अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग में ऑटो स्टॉक्स रखे हैं, तो टाटा मोटर, मारुति, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, इन स्टॉक्स को आप कंटिन्यू रखिए। छोटे मोटे ट्रेड के लिए यानी कि छोटा मोटा जो बीच में गैप होता है उसका फायदा उठाने के लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और वापस से खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन जो ये एक्टिविटी करिए, लॉन्ग टर्म पे जो एक्टिविटी करिए, ये सिर्फ अपने पोर्टफोलियो पे अगर आपने 100 स्टॉक ले रखे हैं तो 20 से 25 स्टॉक पे कर सकते हैं। जहां तक आपने मारुति की बात करी, देखिए लॉन्ग टर्म पे जरूर है कि 14,000 के लेवल दिखाई देंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा। ठीक है सर। अविनाश चौधरी जी का एक सवाल है सर, ये पूछ रहे हैं, इन्होंने, इनके पास इर्डा है सर, एक इर्डा भी जो है रिटेल निवेशक काफ़ी पसंद करते हैं स्टॉक को, 260 पे इन्होंने खरीदारी करी है सर। क्या अब ये पूछ रहे हैं कि आगे कहाँ तक जा सकता है? देखिए, इरडा 230-32 के लेवल पे, हर्ष जी अगर आपको याद हो 2 हफ्ते पहले जब हमने शो किया था, कहा था मौका मिलेगा लीजिएगा जरूर, चूकिएगा नहीं। और दोबारा 280 के आसपास तक आता हुआ नजर आएगा। कंपनी ने अभी फंडामेंटल आपको न्यूज यहाँ पर दिख गई होगी, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, गूगल पे दिखाई देगा। तो कंपनी ने यहाँ पर फंड कलेक्शन कुछ कर रही है तो उसका एक फायदा दिखाई दे रहा है। 280 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल उन लेवल्स पर आता है तो कुछ नई चर्चा यहाँ पर स्टार्ट होगी। फिलहाल तेजी का दौर देखने को मिलेगा। तेजी का। तो सर आखिरी सवाल है मेरा आपसे, 2 सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ बैंकिंग सेक्टर से। एक जिग्नेश जी का है आईसीआईसी बैंक को लेकर सर आपका व्यू, दूसरा आशीष जी का है साउथ इंडियन बैंक को लेकर आपका व्यू। सर इन्होंने जो करीब 30 रुपये के भाव पे 2,500 शेयर्स लिए हैं आईसीआईसी बैंक पे, वो नॉर्मल व्यू जिग्नेश जी जानना चाहते हैं सर, क्या करने की सलाह रहेगी आपकी? 1150, 1170, 1180 थोड़ा अट्रैक्टिव लेवल है। 1250, 1280 आईसीआईसी बैंक के प्रॉफिट बुक के लेवल है। ध्यान रखें, लॉन्ग टर्म ट्रेड अभी लेने से बचें। लेकिन जस्ट उल्टा, यहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रेड अगर साउथ इंडियन बैंक में आपका 3 साल का विजन है तो बिल्कुल आप लीजिए। आपको 1 साल के अंदर आपको वापस से 34 से 35 रुपए के लेवल देखने को मिलेंगे। 3 साल के हिसाब से देखें तो 50 के आसपास तक की हरकत देखने को मिलेगी। तो वहां पर लॉन्ग टर्म व्यू है, लेकिन बहुत स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगी। धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ेगा, तो आपको थोड़ा जो है वो पेशेंस बनाकर इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें, हमारे लिए समय निकाला, हमारे व्यूअर्स के लिए समय निकाला। धन्यवाद सर बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए। तो
तो ये पूरी चर्चा आप सुन रहे थे, हम लोग आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि बाज़ार आज किस मूड माहौल में रहा, आगे की स्थिति क्या रह सकती है। रवि सिंह जी का साफ तौर पे कहना है कि जब निफ्टी अगर 24,700 के लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो फिर गिरावट मंदी देखने को मिल सकती है। वहीं बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 50,700 के लेवल के अगर नीचे आता है तो फिर एक और यहाँ पे गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 3 महीने के नज़रिए से उन्होंने सेल, टाटा स्टील, नेशनल एल्यूमिनियम जैसे स्टॉक्स को बताया कि इनमें एक अच्छा पैसा यहाँ पे बन सकता है, ठीक ठाक यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उन्होंने कुछ 3-4 ऐसे स्टॉक्स बताए जो 2030 तक मल्टी बैगर बनने का दम रखते हैं। वो हम लोग एक अलग से चंक आपके लिए डाल देंगे ताकि और व्यूअर्स भी उसको देख सकें, उसके बारे में जान सकें। बस आपसे हर बार की तरह हमारी यही गुजारिश होती है, 3:35 के आसपास हम लोग रोज़ाना आपसे जुड़ते हैं, आपके सवालों के जवाब लेते हैं। आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए और कोशिश कीजिए कि बाज़ार के ट्रेंड को हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, उन ट्रेंड को समझिए ताकि आप भी मौके का फ़ायदा उठा पाएँ। धन्यवाद।